हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर आपके अपनी इस प्यारे से चैनल इजी एजुकेशन में स्वागत है। मैं सुरेंद्र कुमार आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारी क्लास कक्षा 12 हिंदी की है। हिंदी में हम व्याकरण के बारे में अध्ययन करेंगे और व्याकरण में जिस टॉपिक को अध्ययन करेंगे उस टॉपिक का नाम है रस। तो आइए समझते हैं कि रस क्या होता है या कितने प्रकार के होते हैं और पेपर में किस प्रकार से रस से संबंधित क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है रस का अर्थ। तो आइए फ्रेंड, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा रस के बारे में कि रस क्या है। तो इसको हम थोड़ा जूम करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको दिख रहा है रस का अर्थ। तो रस का अर्थ में लिखा है आपका आनंद। रस का अर्थ क्या होता है? आनंद। किसी कविता, कहानी को पढ़ने, सुनने या किसी नाटक आदि को देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे हम रस कहते हैं। तो यहाँ पर देखो लिखा है रस का अर्थ। तो फ्रेंड्स, आपको ये समझ में नहीं आया होगा, फिर भी मैं समझा रहा हूँ कि रस का जो अर्थ होता है, रस का अर्थ क्या होता है? रस का अर्थ होता है फ्रेंड्स आनंद। क्या होता है रस का अर्थ? आनंद। कहने का तात्पर्य, यदि आप किसी कविता को पढ़ो, किसी कहानी को पढ़ो या किसी नाटक को देखो, अगर वहाँ पर इन सभी को देखने, पढ़ने, सुनने से अगर आपको आनंद आता है तो जो आनंद आता है उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम रस कहते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि किसी कविता को पढ़ने, किसी कविता को पढ़ने, सुनने या फिर नाटक आदि को देखने से, देखो यहाँ पर लिखा है जो आनंद की अनुभूति होती है, जो आपको एंजॉय आता है, उस एंजॉय को ही हम क्या कहते हैं? उस एंजॉय को ही हम रस कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा कि रस का अर्थ होता है आनंद। मतलब किसी कविता को पढ़ें, किसी नाटक को देखें, यानी किसी भी चीज़ को देखने से जो आपके अंदर आनंद आता है, उस आनंद को ही हम क्या कहते हैं? उस आनंद को ही हम कहते हैं रस कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके नीचे फिर लिखा है फ्रेंड्स कि रस का सर्वांगीण विवेचन सबसे पहले भरत मुनि ने किया था। किसने? सबसे पहले रस के बारे में किसने बताया था? तो रस के बारे में भरत मुनि ने बताया था। और कैसे बताया था? अपने ग्रंथों का नाटक शास्त्र में किया था। भरत मुनि के अनुसार रस 9 प्रकार के होते हैं। कितने? सबसे पहले जो रस बताया था वो किसने बताया था? भरत मुनि जो पहले हुआ करते थे उन्होंने बताया था। और उन्होंने अनुसार जो रस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स? उनके अनुसार जो रस होते हैं वो 9 प्रकार के होते हैं। तो इसकी बात आपको समझ में आ गई। सबसे पहले आपको आ गया रस का अर्थ। तो रस का अर्थ क्या होता है? आनंद। मतलब किसी कविता, कहानी को पढ़ने, सुनने या नाटक को देखने से जो आपको आनंद की प्राप्ति होगी, उस आनंद को ही हम क्या कहते हैं? उस आनंद को ही हम रस कहते हैं। इसके बाद लिखा है यहाँ पर कि रस का सर्वांगीण विवेचन। सबसे पहले रस को किसने बताया था? सबसे पहले रस के बारे में भरत मुनि ने बताया था। और उनके अनुसार जो रस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स? तो उनके अनुसार जो रस होते हैं वो 9 प्रकार के होते हैं। रस के अनुसार जो भरत मुनि ने बताया था उनके अनुसार परिभाषा क्या होती है? तो आपको देखो समझो। एक तो सबसे पहले ऊपर मैंने जो परिभाषा बताई कि किसी कविता, कहानी को पढ़ने, सुनने या नाटक आदि को देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। तो एक परिभाषा आप वो भी लिख सकते हैं और दूसरी परिभाषा है भरत मुनि के अनुसार, तो इसको भी आप लिख सकते हैं। भरत मुनि के अनुसार क्या बताया गया कि जब विभाव, ध्यान रखना, जब विभाव, अनुभाव व संचारी भावों से संयोग होता है, संयोग लिखा है यहाँ पर, संयोग है, संयोग होता है तो रस की उत्पत्ति होती है। मतलब इन्होंने क्या बताया भरत मुनि के अनुसार? क्या है? तो भरत मुनि के अनुसार है कि जब विभाव, ध्यान रखना, क्या? जब विभाव, अनुभाव व संचारी भाव, 3 है यहाँ पर, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है। जब ये तीनों मिल जाते हैं तो किसकी उत्पत्ति होती है? तो रस की उत्पत्ति होती है। तो आप लोगों के लिए समझ में आ गया होगा कि रस क्या होता है। तो रस का भरत मुनि के अनुसार रस क्या होता है? तो भरत मुनि के अनुसार होता है कि जब विभाव, अनुभाव व संचारी भाव ये तीनों मिल जाते हैं, संयोग होता है, तो वहाँ पर रस की उत्पत्ति होती है। अब इनको हम समझते हैं एक एक करके कि रस के अवयव जो हैं बताया गया, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले रस के अवयव के बारे में समझते हैं फ्रेंड्स। तो रस के अवयव यहाँ पर दिया है, आप लोगों को दिख रहा होगा रस के अवयव स्क्रीन पर। तो रस के अवयव होते हैं 4। कौन कौन से होता है? पहला होता है स्थायी, दूसरा होता है विभाव, तीसरा होता है अनुभाव और चौथा होता है संचारी भाव। कितने भाव होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव व संचारी भाव। तो 4 इस रस के अवयव होते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब समझते हैं हम स्थायी भाव के बारे में, विभाव के बारे में, अनुभाव के बारे में, संचारी भाव के बारे में। तो देखो स्थायी भाव में क्या लिखा है? स्थायी भाव में लिखा है
ऐसा भाव जो मनुष्य के हृदय में सदैव स्थायी रूप से विद्यमान होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम स्थायी भाव कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा यहाँ पर लिखा है स्थायी भाव में कि ऐसा भाव जो मनुष्य के अंदर, मनुष्य के हृदय में सदैव स्थायी रूप से विद्यमान होता है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि ऐसा भाव, कुछ भाव ऐसे होते हैं जो जब आप जन्म लेते हैं तो जन्म के समय ही वो भाव आपके अंदर हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं स्थायी भाव। जैसे हासी, क्रोध, ठीक है, पीड़ा, ये सब भाव हैं जो कहाँ पर आपके अंदर पहले से। एक छोटा सा बच्चा है, अगर एक छोटे से बच्चे को अगर आपने डांट दिया तो वो बच्चा क्या होने लगता है, रोने लगता है, अर्थात उसके अंदर क्या है, वो भाव पहले से। एक छोटे बच्चे है, छोटे बच्चे को अपन अगर थोड़े उसको प्यार दुलार करते हैं तो वो बच्चा हंसने लगता है, तो हंसी का भाव उसके अंदर पहले से। तो चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, सबके एक भाव जो होते हैं ये अपने आप पहले से उपस्थित होते हैं। इस भाव को ही हम कहते हैं स्थायी भाव। तो स्थायी भाव मतलब क्या होता है, ऐसा भाव जो मनुष्य के हृदय के अंदर सदैव विद्यमान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम स्थायी भाव कहते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों को यहाँ पर लिखा है, टेबल बनाइए, इस टेबल को हम समझते हैं एक एक करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है। तो जैसे लिखा है यहाँ पर देखना, रस लिखा है, स्थायी भाव लिखा है, अर्थ लिखा है। आपको ये तीनों चीज़ें समझना है। तो पहला है आपका हास रस। तो हास रस का स्थायी भाव क्या होता है फ्रेंड्स, हास रस का स्थायी भाव होता है हास। क्या होता है, हास। और यहाँ पर इसका हस का अर्थ क्या होता है, तो हंसी या उल्लास। आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा दिया करुण रस। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। क्या होता है, शोक। शोक का मतलब क्या होता है, वियोग के कारण शोक भाव। मतलब कोई बिछड़ता है तो वहाँ पर क्या होता है, वियोग होता है, अर्थात शोक होता है। तीसरा फ्रेंड्स दिया है यहाँ पर श्रृंगार, श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है रति। ध्यान रखना यहाँ पर। और इसका अर्थ क्या होता है, चिंता। रति का श्रृंगार क्या होता है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, और इसका अर्थ क्या होता है, चिंता, हर्ष, मोह। यहाँ पर चौथा दिया है रौद्र रस। तो रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। तो ये भी जो क्रोध है ये भी व्यक्ति के अंदर, बच्चे के अंदर, चाहे बूढ़ा हो चाहे वयस्क हो, सबके अंदर पहले से उपस्थित होता है। और यहाँ पर इसका अर्थ होता है उग्रता या फिर शंका। अगला दिया फ्रेंड्स यहाँ पर वीर रस। तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, और इसका अर्थ क्या होता है, आवेग या फिर गर्व करना। यहाँ पर अगला दिया है आपका भयंकर रस। तो भयंकर रस का स्थायी भाव होता है भय, और यहाँ पर इसका अर्थ क्या होता है, चिंता, शंका, ग्लानि। अगला दिया आपका अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय। इसका अर्थ क्या होता है, अर्थ, स्मृति या फिर आगे। तो आप लोगों के लिए ये समझ में आ गए होंगे। तो आप लोगों के स्थायी भाव समझ में आ गए। स्थायी भाव का अर्थ होता है जो पहले से आपके अंदर में, अगर कोई बच्चा, अगर पता चला कोई गुस्सा करता है तो मेरे अंदर जो क्रोध आ रहा है, तो ये मेरे अंदर अभी नहीं आया, ये मेरे जब जन्म हुआ था, जब मेरा भ्रूण बना होगा, तो उस समय ही मेरे अंदर ये चीज़ें, सभी चीज़ें उपस्थित थीं। आप लोगों को स्थायी भाव समझ में आ गया हो। तो रस के 4 विभाव थे, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो स्थायी भाव समझ में आ गया। स्थायी भाव का अर्थ क्या होता है, जो भाव हमारे अंदर पहले से, जो विचार हमारे अंदर पहले से उपस्थित होते हैं, सदैव स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं। अब फ्रेंड्स अगला दिया आपका विभाव। तो विभाव के बारे में समझते हैं। तो आपको एक तो समझ में आ गया कि स्थायी भाव मतलब जो पहले से उपस्थित होगा। विभाव का अर्थ क्या दिया यहाँ पर, विभाव से अभिप्राय उन वस्तुओं परिस्थितियों से हैं जिनको प्रति मन में किसी प्रकार का भाव या संवेदना जागृत होती है, उसे विभाव कहते हैं। तो देखो इसको अपने हिसाब से मैं समझाता हूँ। यहाँ पर स्थायी भाव का अर्थ क्या है, स्थायी भाव का अर्थ है जैसे जो पहले से विद्यमान है, ठीक है। तो जो भाव पहले से विद्यमान है तो वो स्थायी होगा। अब उस भाव को अनुभव करें, तो वो हो जाता है आपका क्या, अनुभाव। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पर विभाव का मतलब दिया है, विभाव से अभिप्राय उन वस्तुओं या परिस्थितियों से जिनके प्रति मन में किसी प्रकार का भाव या संवेदना जागृत हो। मतलब जो आपके अंदर हंसी है उसको आपने क्या किया, जागृत किया, तो वो हो जाएगा आपका विभाव। नहीं समझे, अगर मेरे कोई व्यक्ति है जिससे मैं नफरत करता हूँ तो मेरे अंदर उसको क्या है, क्रोध। तो क्रोध तो मेरे अंदर पहले से विद्यमान है, तो वो हो जाएगा आपका स्थायी भाव। अब यहाँ पर उसको मैं जागृत करूँ, जागृत का मतलब मेरे को गुस्सा आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा आपका विभाव। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब अनुभाव है, अनुभाव का मतलब क्या होगा, तो यहाँ पर लिखा है कि स्थायी भाव के उत्पन्न होने पर, मतलब सीधी बात है, जो मेरे अंदर क्रोध है, क्रोध को मैंने जागृत किया, तो क्रोध है तो वो हो गया आपका स्थायी भाव। क्रोध को मैंने जागृत किया तो वो हो गया आपका विभाव। अब उस क्रोध को मैंने अनुभव किया तो वो हो गया आपका अनुभाव। और चौथा है आपका संचारी भाव। संचारी भाव का मतलब क्या होगा, उस क्रोध को मैंने दूसरे पर निकाल दिया तो वो हो गया आपका संचारी भाव। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो फ्रेंड्स आपको ये चारों चीज़ समझ में आ गई। अब हम पढ़ते रस के बारे में। तो यहाँ पर दिया पहला आपका रस है वो है हास रस। तो आइए समझते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर हास रस की परिभाषा क्या है, तो आइए समझते हैं एक एक करके।
तो किसी पदार्थ या व्यक्ति की आकृति, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय के अंदर उल्लास, हास का भाव जागृत होता है, उसे हास रस कहते हैं। देखो उल्लास का मतलब क्या होता है? हंसी। मतलब किसी पदार्थ या किसी व्यक्ति की आकृति, वेशभूषा, मतलब किसी का उसका पहनावा देखकर या किसी नाटक को देखकर आपके हृदय के अंदर जो हंसी का भाव उत्पन्न होता है, जो हंसी आ जाती है, तो उस हंसी को ही हम कहते हैं हास रस कहा जाता है। तो हास रस समझ में आ गया। हास रस का मतलब क्या होता है? किसी पदार्थ, व्यक्ति की आकृति, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय मतलब मन के अंदर जो हंसी का भाव, काय का भाव, हास का भाव या फिर हंसी का भाव जागृत होता है और उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम हास रस कहते हैं। तो या तो आप एक परिभाषा ये लिख दीजिए, नहीं तो दूसरी परिभाषा जो ऋषि मुनियों ने बताई थी कि जब विभाव, अनुभाव व संचार विभाव तीनों संयोग करते तो वहाँ पर किसकी उत्पत्ति होती है? रस की उत्पत्ति होती है। तो उसी प्रकार से इस परिभाषा को भी आप समझ लीजिए, या तो ये परिभाषा लिख दें या फिर दूसरी परिभाषा। तो यहाँ पर ये बताओ हास रस का स्थायी भाव क्या होता है? मैंने ऊपर बताया था हास रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास रस का स्थायी भाव जो होता है वो क्या होता है? हास। क्या होता है? हास। तो आप परिभाषा कैसे लिखेंगे? तो आप परिभाषा ऐसे लिखेंगे, ध्यान दें, यहाँ पर लिखा है हास्य नामक स्थायी भाव। ये तो देखो हर किसी में लिखना है, नामक स्थायी भाव तो हर किसी में लिखना। हास्य नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव व संचारी भावों से संयोग करता है तो हास रस कहलाता है। नहीं आया समझ? देखो वहाँ पर ऋषि मुनियों ने क्या बताया था? ऋषि मुनियों ने बताया था कि जब विभाव, तो इससे पहले आपको क्या जोड़ देना? स्थायी भाव जोड़ देना। तो कौन सा हास रस का स्थायी भाव क्या था? तो हास रस का स्थायी भाव था हास। तो आप क्या लिख देंगे कि जब हास्य नामक स्थायी भाव, क्या लिखेंगे? जब हास्य नामक स्थायी भाव, हास्य नामक स्थायी भाव, हास्य नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव व संचारी भावों से संयोग करता है, संचारी भावों से संयोग करता है तो रस की उत्पत्ति होती। तो आप वहाँ पर रस की उत्पत्ति नहीं लिखेंगे, तो आप लिखेंगे जब हास्य नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव व संचारी भावों से संयोग करता है तो हास रस कहलाता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर देखो लिखा भी है मैंने, आपको ध्यान रखना, बस कुछ नहीं करना। रस की परिभाषा में जहाँ पर ये लिखा हास्य नामक स्थायी भाव, कोई सा भी रस हो तो उसका स्थायी भाव आपको चेंज कर देना है, यहाँ पर स्थायी भाव चेंज कर देना है। तो यहाँ पर हास रस का स्थायी भाव क्या था? हास। तो आपने क्या लिख दिया? हास्य नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव व संचारी भावों से संयोग करता है तो हास रस कहलाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। इसका एग्जाम्पल क्या लिखा? इसका एग्जाम्पल मैंने लिखा है, एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएगा। शीश पर गंगा हंसे, भुजंगा हंसे, हांसी को दंगा भयो नंगा के ब्याह में। तो आप ये लिख सकते हैं, ये शंकर जी का एक उदाहरण है, इसको लिख सकते हैं। दूसरा उदाहरण मैंने लिखा है, आप इसको भी लिख सकते हैं। हाथी जैसी देह है, गेड़े जैसी खाल, तरबूजे जैसी खोपड़ी, खरबूजे जैसे गाल। तो ये भी हास रस का उदाहरण है। और एक बार देख लीजिए उदाहरण क्या है। हाथी जैसी देह है, गेड़े जैसी खाल, तरबूजे जैसी खोपड़ी, खरबूजे जैसे गाल। तो फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हमारा दूसरा रस है करुण रस। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या है? देखो करुण रस का स्थायी भाव क्या है यहाँ पर? तो करुण रस का स्थायी भाव है वो है शोक। तो आप क्या लिखेंगे? शोक नामक स्थायी भाव। क्या लिखेंगे? यहाँ पर भी देखो, तो यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है? करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या लिखा है? जब किसी व्यक्ति, ध्यान से देखें, जब किसी व्यक्ति को नष्ट होने या किसी प्रिय मतलब अपने बिछड़ जाने से हृदय के अंदर जो दुख होता है करुण रस कहलाता है। मतलब हमारा कोई प्रिय जिसको हम चाहते हैं और वो प्रिय हमसे बिछड़ जाए, हमसे दूर चला जाए, ठीक है, एक प्रेमी एक प्रेमिका से दूर चला जाए, तो वहाँ पर क्या होगा? हृदय के अंदर कौन सा दुख? हृदय के अंदर हंसी तो आएगी नहीं कि यार भाई चला गया, अच्छी बात है। हृदय के अंदर क्या होगा? दुख उत्पन्न होगा। तो जो वो दुख उत्पन्न हो रहा तो वहाँ पर रस उत्पन्न हो रहा, और वो कौन सा रस उत्पन्न हो रहा? तो वहाँ पर जो आपका रस उत्पन्न हो रहा फ्रेंड्स वो होगा आपका करुण रस। तो यहाँ पर देखो परिभाषा भी लिखी, बड़ी सिंपल है कि जब किसी व्यक्ति के नष्ट होने मतलब कोई ख़त्म हो जाए, ठीक है, तो वहाँ पर भी शोक होता है, या फिर किसी प्रिय के बिछड़ जाने से हृदय के अंदर जो दुख होता है क्या कहलाता है? करुण रस कहलाता है। तो करुण रस कहलाता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद लिखा है, जो मैंने परिभाषा दूसरी बताई कि उसमें क्या बताई थी? हास्य नामक स्थायी भाव। तो उसी प्रकार से मैंने क्या बताया था? कुछ नहीं बदलना आपको, यहाँ पर जे बदल देना स्थायी भाव। तो यहाँ पर करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। तो आपने क्या लिखा यहाँ पर? शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव,
अनुभाव व संचारी भावों से संयोग करता है तो करुण रस कहलाता है। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गए, जी परिभाषा लिखें, जब ध्यान नहीं आए पेपर है तो बड़ी सिंपल परिभाषा है, कुछ नहीं करना फ्रेंड्स। एक बार मैं बता रहा हूँ आप लोगों के लिए कि आपको बस इतना चेंज कर देना, स्थायी भाव को चेंज कर देना है। तो शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव व संचारी भावों से संयोग करता है तो करुण रस कहलाता है। तो आपको करुण रस समझ में आ गया होगा। इसके उदाहरण मैंने लिखे हैं। तो जब क्या होता है, शोक होता है, कोई परिवार में से चला जाता है, तो यहाँ पर उदाहरण लिखिए, वह बच्ची ने कुछ नहीं पाया था, मतलब एक छोटी सी बच्ची है, उसने कुछ नहीं पाया था, उसने जन्म लिया, क्रूर हाथी ने अभी उसे जलाया था। मतलब यहाँ पर हाथी के बारे में बताया कि हाथी का कोई बच्चा था और उसे किसी ने मार दिया, मतलब उसने अभी कुछ तो देखा नहीं था ज़िंदगी में और उसे क्या कर दिया, वो चली गई, तो उस हाथी ने उसे जलाया था। तो हाथी यहाँ पर दुखी हो रहा है, तो वही बताया कि वह बच्ची ने कुछ नहीं पाया था, क्रूर हाथी ने उसे जलाया था। बहुत से उदाहरण है, आप लिख सकते हैं, जो उदाहरण आपको याद हो जाए। दूसरा उदाहरण मैंने लिखा है यहाँ पर, पेपर में आपको सिर्फ एक लिखना है, ये मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, ये मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो ये भी यहाँ पर क्या है, करुण रस का एक उदाहरण है। तीसरा है फ्रेंड्स आपका रस, वो है श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति। तो मैंने बताया था, तो आप क्या लिखेंगे, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। क्या होता है, रति होता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि जब रति नामक स्थायी भाव, मैंने बताया है कुछ चेंज नहीं करना, सिर्फ स्थायी भाव चेंज करना है। तो जब रति नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव व संचारी भावों से संयोग करता है तो किसकी उत्पत्ति होती है, श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है, अर्थात श्रृंगार रस कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब जो श्रृंगार रस होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका संयुक्त श्रृंगार और एक होता है वियुक्त श्रृंगार। तो संयुक्त श्रृंगार का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जब नायक नायिका का मिलन या संयोग होता है तो यहाँ पर संयुक्त श्रृंगार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर उदाहरण है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत, कुंडल अरुण तिलक दिए भाल। दूसरा आपका है वियुक्त श्रृंगार। तो यहाँ पर जब कोई बिछड़ेगा तो बिछड़ने पर वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर जो श्रृंगार रस होगा वो होगा वियुक्त श्रृंगार। कौन सा, वियुक्त श्रृंगार। इसके एग्जाम्पल है, अरे बता दो मुझे कहाँ प्रवासी है मेरा, इसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आपका चौथा है फ्रेंड्स वीर रस। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो वीर रस का स्थायी भाव होता है वीरता। तो यहाँ पर लिखना भूल गया, तो यहाँ पर लिखेंगे, तो वीर रस का स्थायी भाव देखो यहाँ पर देख लेते हैं ऊपर क्या है। तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, क्या है, सॉरी उत्साह। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे परिभाषा में, तो आप लिखेंगे, तो जब उत्साह नामक स्थायी भाव, देखो हर किसी में मैंने वही लिखा है, बड़ी ट्रिक के साथ मैंने बनाए हैं जी नोट्स। ठीक है, तो जब उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव व संचारी भावों से संयोग करता है तो वीर रस कहलाता है। क्या कहलाता है, वीर रस कहलाता है। तो इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, यमुना बोला लाल क्लासे, यमुना बोला लाल क्लासे, लाया हूँ ऐसी चिंगारी, जिनके आगे दो चार नहीं 100 सूरज हैं बलहारी। इस उदाहरण में वीरता के बारे में वर्णन किया गया है। अगला फ्रेंड्स हमारा जो रस है वो है रौद्र रस। तो रौद्र का रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्रोध। तो यहाँ पर क्रोध नामक स्थायी भाव क्या बताएगा, क्रोध नामक स्थायी भाव लिखा है आप लोगों, क्रोध नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव व संचारी भावों से संयोग करता है तो रौद्र रस कहलाता है। तो फ्रेंड्स आपको लिए समझ में आ गया होगा। इसका उदाहरण क्या है, उस काल मारे क्रोध के तनु काँपने लगा, उस काल मारे क्रोध के तनु काँपने उनका लगा, मानो हवा के बेग से सोता हुआ सागर जगा। तो यहाँ पर काय के बारे में बताया, क्रोध के बारे में बताया गया है। अगला हमारा है शांत रस के बारे में। तो शांत रस का जो स्थायी भाव होता है वो फ्रेंड्स होता है निर्वेद। तो यहाँ पर लिखा है कि जब निर्वेद नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव व संचारी भावों से संयोग करता है तो शांत रस कहलाता है। फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर उदाहरण दिया है, मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार बाको क्यों खोले। तो फ्रेंड्स ये भी आपका आ गया होगा समझ में। अगला आपका है अद्भुत रस। तो अद्भुत रस क्या है, तो अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है वो होता है विस्मय। तो यहाँ पर लिखा है कि जब विस्मय नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भावों से संयोग करता है तब अद्भुत रस कहलाता है। तब क्या कहलाता है, अद्भुत रस कहलाता है। इसका उदाहरण आप अपने मॉडल पेपर किताब से लिख सकते हैं। और भयंकर रस है। तो भयंकर रस का स्थायी भाव क्या होता है, भय। तो आप क्या लिखेंगे, जब भय नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव व
संचारी भावों से संयोग करता है तो भयंकर रस कहलाता है। तो इसका भी आप उदाहरण अपने मॉडल पेपर से लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान देना, इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रस है वो क्या है आपका, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रस है वो है आपका हास रस और करुण रस और श्रृंगार रस और वीर रस। ये आपके 4 हैं, इनमें से ही पेपर में आपके आएंगे, इतनी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो आपके लिए आज की क्लास समझ में आई होगी। इस क्लास के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आई होप आप लोगों के लिए रस के बारे में समझ में आ गया होगा कि रस क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और पेपर में भी आप इनको अच्छे ढंग से कर पाएंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए इसका व्याकरण का दूसरा टॉपिक जो अलंकार है उसके बारे में हम आपको समझाएंगे। और आपकी एक और वीडियो चल रही है जिसमें हम सिर्फ ऑब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं, आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। अब मिलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।